सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं और उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए अगर देश और विदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए भारतीय, यदि बात करें हम तो अमेरिका का जो टैरिफ का जो मसला चल रहा है उस मसले को लेकर भारत सरकार ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और सरकार का व्यक्तिगत तौर पर मानना है, जो आकलन हुआ है वो तकरीबन, अगर ये टैरिफ जो है जो लगाया गया है, इससे तकरीबन अगर हिंदुस्तान निर्यात करता है अमेरिका को तो तकरीबन 340 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। लेकिन भारत ने अब इसके लिए अगर हम कहें तो एक रणनीति जो है वो तैयार कर लिया है, उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए जो सामान अमेरिका को निर्यात होना था उस सामान के लिए नए बाज़ार के लिए 40 देशों का जो है वो चयन किया गया है, जिनमें जापान, यूके जैसे देश शामिल हैं। उनके साथ लगातार बातचीत होगी। तो जो सामान, अगर हम सामान्य भाषा में अगर समझने का चाहें तो टैरिफ लगने की वजह से जो नुकसान उधर होना था उस सामान को अब वहाँ निर्यात ना करके इन 40 देशों में भेजा जाएगा, ताकि इस 340 अरब डॉलर का जो नुकसान होने की संभावना है उसका जो है आकलन किया जा सके, उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, हिंदुस्तान की सरकार ने स्पष्ट तौर पे, उसके अधिकारियों ने तमाम मंथन, चिंतन, मनन करने के बाद एक बात तय कर ली है कि ये टैरिफ का जो मसौदा चल रहा है इसके सामने किसी भी कीमत पर भारत नहीं झुकेगा। भारत अपने लिए नए बाजार, नए रास्ते तय करेगा और किसी भी तानाशाही के खिलाफ जो है वो लगातार निश्चित तौर पे उसकी जो रणनीति है वो रणनीति लगातार जारी रहेगी। इसके आसपास मुझे लगता है कि ये आज पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी खबर होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। जिस तरीके से इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन जी, वो लखनऊ पहुँचे और लखनऊ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनके साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निश्चित तौर पे जब उनसे सवाल पूछे गए राजनीति में आने के, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, उस पर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ये राजनीति नहीं है। और इसको निश्चित तौर पर उन्होंने एक और जो है वो बयान जो दिया है, उस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इंडी गठबंधन से हटकर जो दल हैं उन दलों के नेता भी उन्हें समर्थन करेंगे। तो ये जो चुनाव है ये चुनाव दिलचस्प होगा। 9 दिसंबर को किस तरीके से चुनाव में मतदान होगा, उसके बाद क्या परिणाम आएंगे, इस पर मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों की जो निगाहें हैं वो बनी रहेंगी। अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो आज मौसम से जुड़ी जो खबर है, आज दिल्ली और एनसीआर में भारी उमस का माहौल रहेगा। और इस माहौल के बीच में, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, उस बारिश के बाद अब जब धूप निकली है सुबह से, तो ज़मीन के अंदर से जो उमस निकल रही है उससे निश्चित तौर पर आम आदमी प्रभावित होगा। अगर बात करें, मैं जहां नोएडा में खड़ा हूं, निक्की हत्याकांड को लेकर महिला आयोग जो है वो निश्चित तौर पे गंभीर हुआ है। और कल महिला आयोग की एक विशेष टीम निक्की के घर पे पहुंची, उसके परिजनों से मिलने का प्रयास किया, कंचन से उन्होंने बात की। और इसमें जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चल रहा है और तमाम तरीके की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उनको लेकर एक असमंजस की स्थिति हो गई। लेकिन महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बेगुनाह को जो है वो सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्राथमिक जो दर्ज हुई है, प्राथमिक रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उस रिपोर्ट के बाद इसमें एक राजनीतिक जो माहौल है वो भी गर्मा गया है। 3 गांव आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि रूपबाज की बेटी जो है वो निक्की, जिसको आग लगी या लगाई गई, ये अभी असमंजस की स्थिति में। लेकिन जिस तरीके से वीडियो फुटेज सामने आए, उन वीडियो फुटेज के बाद तमाम तरह के जो मीडिया ट्रायल हुआ है, मीडिया ट्रायल में जो चीज़ें निकल के आई हैं, उसमें चुनाव आयोग ने, उसमें जो महिला आयोग है उसने भी स्पष्ट किया है कि इसको प्रयास किया जाएगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जिसमें प्रतिदिन इसकी सुनवाई हो और सुनवाई के बाद इसमें जल्द से जल्द न्याय मिलने की संभावना हो। इस पर मुझे लगता है कि शायद ये जो 4 बड़ी खबरें हैं इनके आसपास आज देश घूमेगा। और ये जो टैरिफ का मसला है, इस टैरिफ के मसले को लेकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का आत्मबल बढ़ा है और इसको लेकर सरकार ने बिल्कुल अपना स्पष्टीकरण जो है वो देश के सामने कर दिया है। 40 नए देश जो है वो नए बाजार जो हैं, एक अमेरिका का अगर बाजार बंद होगा तो 340 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई के लिए 40 रास्ते खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत सराहनीय है। आपके पास वापस लौटूंगी राजकुमार। ईशा, आपके रुख करते हुए अगर पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की?
ईशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ईशा से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर बड़ी खबरों की बात करें तो आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं? देखिए भारती, अगर उत्तराखंड में बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस 2027 चुनाव से पहले जो है आप पूरी तरीके से सक्रिय जो है वो नजर आ रही है। और तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कल 1.5 साल बाद जिस तरीके से कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जो है वो कल जिस तरीके से उत्तराखंड दौरे पर थी, उन्होंने जो कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और तमाम जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तमाम उनसे जिस तरीके से जो बैठक की है उसमें संगठनात्मक तरीके से किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है उसको लेकर जो है बैठक में चर्चा की गई। साथ ही जिस तरीके से जो 27 संगठन के जो जिले हैं उनमें जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी साफ किया है कि जिन जिलाध्यक्षों के जो कामकाज काफ़ी अच्छे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, उनको दोबारा से जो है वो जिलाध्यक्ष जो है वो बनाया जा सकता है, उसको लेकर भी जिस तरीके से चर्चा हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने एक नाराजगी भी व्यक्त की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की गुटबाजी और जिस तरीके से जो मतभेद आपस में जो बड़े नेताओं में आपस में देखने को मिलते हैं वो मतभेद जो है वो अब खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई द्वेष की भावना है या कुछ भी अगर आपको पार्टी के लेकर अगर कुछ करना है तो वो पार्टी फोरम में अपनी बातों को जो है वो रख सकते हैं। अगर किसी से नाराजगी है तो उसको पार्टी की फोरम में जो है वो रखा जाए, क्योंकि 2027 नजदीक है। और ऐसे में अब आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव के बाद और 27 से पहले जो है अब कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। मानसून सत्र में भी हमने उसकी शुरुआत जिस तरीके से देखी कि मानसून सत्र में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, आपदा से लेकर तमाम सारे मुद्दों को जिस तरीके से विपक्ष ने उठाने की मांग की, उस पर हालांकि सरकार जो है उस पर जवाब जो है वो नहीं देना चाहती थी और साथ ही साथ कई सारे बहाने जिस तरीके से देखने को मिले। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि मानसून सत्र के बाद अब जिस तरीके से सड़कों पर अब कांग्रेस जो है वो एकजुटता का संदेश देते हुए तमाम बड़े नेता जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि 2027 से पहले अब कांग्रेस को एक बुस्टअप जो है पंचायत चुनाव में थोड़ा सा मिला है, उसको जो है भुलाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस जो है वो कर रही है। हालांकि भाजपा की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इसके लिए जो है इस तरीके के हथकंडे जो है वो कांग्रेस अपना रही है। तमाम सारे जो है आरोप जो है भाजपा की ओर से भी जो है कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री 2 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर थे और वहां से लौटने के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं लगातार जो चल रही है, उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है पार्टी हाईकमान के साथ जो है लगातार चर्चाएं जो है वो चल रही है और जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जाएगा। उसके बाद से जो विधायकों का जो है सीएम आवास में लगातार जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से कई जिस तरीके पार्टी हाईकमान से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से हलचल जो है वो काफ़ी तेज जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि कई जानकारी ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से पितृपक्ष खत्म होने के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो प्रदेश में हो सकता है और या कुछ बड़ा बदलाव जो है वो प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तमाम सारी जो अटकलें राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से कई सारी चल रही है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए तो अभी 5 मंत्री पद जो है वो खाली चल रहे हैं। उसको लेकर काफ़ी दिनों से जो है समय से जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, क्योंकि 5 से 6 महीने का समय बीत चुका है जब जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है वो चर्चा चल रही थी कि अब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक उस पर जो है कोई ठोस जो है वो रणनीति नहीं बन पाई। हालांकि तमाम सारे जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है। भाजपा का भी यही कहना है कि जल्द से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसको लेकर चर्चाएं जो है लगातार हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक जो है उत्तराखंड में जो 5 खाली पद हैं मंत्री के वो कब तक भरे जाते हैं, क्योंकि 2027 नजदीक है। ऐसे में भाजपा भी चाहती है कि जल्द से जल्द उस पर भी निर्णय हो और उसको लेकर जो है पार्टी जो है वो रणनीति जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो जरूर कर रही होगी।
तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। हालांकि आज जिस तरीके से सुबह मौसम थोड़ा सा साफ बना हुआ है, लेकिन शाम के समय पर कई जगहों पर जो है हल्की से मध्यम के साथ कई जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर आपदाग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जहां पर आपदाएं आ चुकी है, वहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ साथ कई जगह पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बन रही है। अगर थोड़ा से बारिश जो है वो आफत बनकर जो है वो टूट रही है, तो ऐसे में वहां पर भी सबको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे कई जगह पर जो है वो बाधित हो रहे हैं। हालांकि वहां पर बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं वो लगातार रास्ता खोलने में और सड़क खोलने में जो है वो जुटी हुई है। कई सारे जगहों पर देखा गया है कि संपर्क मार्ग जो है वो काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो ऐसे में उनको खोलने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि 28 और 29 अगस्त को प्रदेश के काफी हिस्सों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट रहने के जो है वो दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जी भारती। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरें हैं और जिन सवालों को उठाया था विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने, जैसे कानून व्यवस्था, उसको लेकर वापस लौटूंगे आपके पास, लेकिन ईशा आपका रुख कर लेते हैं। अगर पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, सुबह 11 बजे थोड़ी ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक यहां पर होने जा रही है और बैठक में मुख्यमंत्री कहीं अहम निर्णय ले सकते हैं। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी लगातार कहते नजर आ रहे हैं, लाडली बहन योजना जो वादा किया गया था चुनाव के दौरान, और उनका कहना है कि जिस तरीके से बजट भी रखा गया है लाडली बहन योजना के तहत 5,000 करोड़ का, इसके तहत हरियाणा की महिलाओं को एक भत्ता दिया जाएगा 2100 रुपये का प्रति माह, तो इस पर भी एक चर्चा रहेगी। तो कई अहम निर्णय कर्मचारियों से संबंधित भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। हालांकि एजेंडों का अभी तक बताया नहीं गया है कि कितने एजेंडे टेबल होंगे कैबिनेट की बैठक में, लेकिन कैबिनेट की बैठक थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो चिंता का विषय है वो मौसम को लेकर है। मौसम विभाग की तरफ से 2 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज मौसम साफ है और आज फिलहाल किसी तरीके का अलर्ट नहीं है। अगर हम कल से बात करें तो 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी फिलहाल जारी की गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है बारिश का। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इसका असर कहीं ना कहीं पंजाब में खास तौर से देखने को मिला है। रावी दरिया की बात करें, रावी नदी और ब्यास नदी इस वक्त अपने उफान पर है। पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, ये वो जिले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और गुरदासपुर के कई इलाके, कई जो गांव हैं, वो इस वक्त बाढ़ में डूब चुके हैं पूरी तरीके से। और मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ी ही देर में फिरोजपुर पहुंचने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। बीते कल भी वो गुरदासपुर और दीनानगर में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। और उनका कहना है कि जो भी राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है और राहत सामग्री भी दी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, आर्मी को भी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन जो पंजाब की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि रंजीत सागर डैम जो है खतरे से ऊपर आ चुका है, जिसके चलते रावी दरिया उफान पर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्यास दरिया की, पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया है उससे भी ब्यास दरिया अपने उफान पर है, जिसके चलते पंजाब के आधे जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। अब भाखड़ा बांध की अगर बात करें तो जो खतरे का निशान है उससे ऊपर जलस्तर पहुंच चुका है। कभी भी फ्लड गेट्स खोले जाएंगे और ऐसे में जो सतलुज नदी का उफान है वो देखने को मिलेगा और इससे पंजाब पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी स्थिति हालांकि इस वक्त अभी नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हथनीकुंड बैराज से भी पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है। राजधानी दिल्ली को भी बाढ़ को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में अब चिंताजनक स्थिति देखिए बनी हुई है। जो मॉनसून है वो 31 तारीख तक का, जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि जो ये मॉनसून का जो पीरियड है वो 31 तारीख तक रहेगा, 31 अगस्त तक। लेकिन जाते जाते मॉनसून ने जो भरपाया है, जो कहर भरपाया है, इसकी भरपाई करना
बहुत ही मुश्किल है। हिमाचल की खास तौर से बात करें, चंबा कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो कई बच्चे हैं वो स्कूलों में अभी भी फंसे हुए हैं, जो हॉस्टल में रह रहे थे उन्हें भी निकालने का काम जारी है। शिमला की अगर बात करें वहाँ पर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ता हुआ वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़ने वाले हाईवे की बात करें तो वो भी क्षतिग्रस्त इस वक्त हो चुका है और जम्मू कश्मीर से जो ट्रेनें आती हैं फिलहाल उन्हें डाइवर्ट किया गया है, वो पंजाब की तरफ नहीं आ पाएगी। चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी मंत्रियों को भी इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है, वो खुद भी पहुंच रहे हैं और जो भी राहत बचाव कार्य होगा उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए बारिश का अलर्ट है, ऐसे में लगता नहीं है कि स्थिति बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाएगी। लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर पठानकोट की बात करें तो वहाँ पर सीआरपीएफ की जो बिल्डिंग है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ से भी सेना के जवानों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी है, लेकिन चिंताजनक स्थिति इस वक्त हिमाचल के साथ साथ पंजाब की बनी हुई है। सतलुज नदी कभी भी उफान पे आ सकती है। अगर ऐसा होगा तो पूरा पंजाब कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, क्योंकि भाखड़ा बांध का जो जलस्तर है वो खतरे से इस वक्त ऊपर आ चुका है और महज 7 फीट अगर और ऊपर चला जाएगा पानी तो जो फ्लड गेट्स है उसे खोला जाएगा और ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान देखिए पंजाब को हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हरियाणा की बात करें, दिल्ली एनसीआर के जो लगते इलाके हैं वहाँ पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। घग्गर दरिया इस वक्त उफान पर है, मारकंडा नदी उफान पर है, लेकिन पंजाब की तुलना अगर की जाए तो इस वक्त हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन यमुना के जलस्तर के चलते कहीं ना कहीं वहाँ एनसीआर का इलाका और दिल्ली कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। अगर हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जाएगा तो मौसम को लेकर चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। वहीं राजनीति की बात करें तो राजनीति देखिए अपनी चरम पर है। वोट चोरी के आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगा रही है। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी बिहार में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लगातार नाम हरियाणा का लिया जा रहा है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें धांधली हुई है, इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी इसका जवाब दिया है कि वोट चोरी करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस से लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का, किस तरीके से उन्होंने जो वोट चोरी का काम किया, इस तरीके के आरोप मुख्यमंत्री भी लगा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई नहीं है। लिंगानुपात की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है कि जो लड़कियों की जो स्थिति है वो हरियाणा में खराब है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि जो लिंगानुपात है उसमें सुधार हुआ है। कांग्रेस के राज में तो जो भ्रूण हत्या है वो की जाती थी और लड़कियों को पेट में ही गर्भ में ही मार दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसके तहत कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर सुधरी है। लेकिन वार पलटवार यहाँ पर चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी ही देर में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल ईशा, देखिए 2 बातें बड़ी अहम बताई आपने। एक बारिश जिससे हर राज्य में तबाही जो है मची हुई है, लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी भी बाढ़ और बारिश जो है वो एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है। किसी भी विपक्षी नेता को इस पर बोलते हुए नहीं देखा गया। और दूसरा, सियासत जो है वो भी जोरों पर है। आज बेटी बचाओ की बात जो विपक्ष कर रहा है, ये कड़वी सच्चाई है कि भ्रूण हत्या के मामले हरियाणा में उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा थे। आपके पास वापस लौटूंगी राजकुमार, आपके पास आते हुए। देखिए टैरिफ का अलग मामला है, कल से ही चर्चा जो है वो चल रही है, लेकिन बिहार का भी एक अलग मामला जो है वो नजर आ रहा है। साल के आखिरी में चुनाव है और वोटर अधिकार यात्रा जो कि राहुल गांधी चला रहे हैं, उसमें वो नेता नजर आ रहे हैं जिन्होंने बिहारियों की बेइज्जती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे वो एमके स्टालिन हो। देखिए भारतीय सियासत ऐसा फील्ड है कि इसमें कब कौन किसकी गोद में बैठ जाए कुछ पता नहीं लगता। कई बार नेताओं की जुबानें इतनी हल्की हो जाती हैं कि वो कुछ भी बयान दे देते हैं और उसके बाद उससे पलटना जो है उनका जो है वो पूरे देश देखता है। लेकिन बिहार के चुनावों को लेकर आपने सवाल पूछा है तो एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस समय हालात परिस्थिति ऐसी हैं कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
पाकिस्तान जो है लगातार हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहता है और इस तरीके की इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि तकरीबन 3 आतंकवादी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से चल के नेपाल के जरिए और बिहार में प्रवेश कर गए हैं और उनका मकसद सीधे सीधे तौर पर चुनाव से पहले वहाँ पे अस्थिरता का माहौल, बड़ी घटनाओं को अंजाम देना, इस तरीके के इनपुट जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस मसले पर नज़र बनाए हुए हैं। आसपास के जो इलाके हैं, पूरा वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस के अलावा तमाम जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स वगैरह जो होती हैं, उन सबको इस समय सजग रहने की आवश्यकता है। और ऐसे में पॉलिटिकल लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता का माहौल ना बने, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता जो होती है, चुनाव के दौरान जब हम चुनाव में जाते हैं तो उसमें जो एक बयान होता है वो बयान भी बहुत मायने रखता है। तो इस समय हिंदुस्तान को सबसे पहले संगठित रहने की आवश्यकता है और बिहार इस समय हॉट स्थिति में है। जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, सघन जो अभियान चला चुनाव आयोग की तरफ से, उसका 31 तारीख को 31 अगस्त जो है उस पर अंतिम जो सूची है वो जारी होनी है और उसके बाद वहाँ पे स्पष्ट होगा कि कितने वोटरों के वोट कटे हैं, कितने वोटर एक्सपायर हुए हैं, कितने वोटर जिंदा हैं। कुछ इस तरीके की जो परिस्थितियाँ आई हैं निकल के कि जो जिंदा लोग हैं उनके वोट भी कट गए हैं। तो जब तक अंतिम जो सूची है पब्लिश ना हो जाए तब तक मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करना जो है बेमानी होगा। 31 तारीख के बाद फिर इसका एक बार सघन परीक्षण करने की आवश्यकता है। लेकिन बयानों की स्थिति ये है कि इस समय राजनीतिक व्यक्तियों को भी अपने बयानों पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, जिक्र मैंने किया था कानून व्यवस्था का, एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगी। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कहीं गोलियां चल रही थी, कहीं किडनैपिंग हो रही थी और ये सवाल विपक्ष ने उठाए थे और इस पर चर्चा भी विपक्ष चाहता था। ग्राउंड जीरो पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? छोटा सा कमेंट। देखिए भारती, बिल्कुल ये जो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ही इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और सदन में कांग्रेस ने भी इस पर जो है वो मांग उठाई थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से अभी बयान दिया था उन्होंने, और पत्र भी डीजीपी को 1 महीने पहले जिस तरीके से लिखा था कि ठगी के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर जो है वो काम होना चाहिए। 3 दिन पहले जिस तरीके से हमने देहरादून के मसूरी के कैंपटी में जिस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग जिस तरीके से देखी, तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश में लचर स्थिति में है। उसके बाद पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जिला पंचायतों के सदस्य जिस तरीके से अपहरण किए जाते हैं, उस समय खुलेआम जिस तरीके से गोलियां चलती है, उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने सदन के अंदर इस पर जो है वो चर्चा करने को लेकर नियम 310 पे मांग की थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 4 दिन का सत्र है, 1 दिन का समय जो है कानून व्यवस्था को लेकर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर सरकार की ओर से या पीठ की ओर से ये कहा गया कि पूरा मामला जिस तरीके से जो, हालांकि वो पंचायत चुनाव में जो अपहरण का मामला और वहां पर हो रही फायरिंग को लेकर जिस तरीके से चर्चा चाहते थे, लेकिन वहां पर सदन और पीठ ने यह कहकर टाल दिया कि अभी जो है ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में इस पर जो है वो चर्चा नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी पूरी तरीके से कांग्रेस मुखर है। कल परसों जिस तरीके से 1 दिन पहले सड़कों पर जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो नजर आई, उन्होंने राजभवन कूच किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि भाजपा का यह कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए लगातार वो सिर्फ कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बनाती है। लेकिन अगर स्थिति का, अगर ग्राउंड जीरो पर स्थिति अगर देखा जाए तो वाकई जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर स्थिति में है और जिस तरीके से ठगी के मामले हों, लगातार फायरिंग के जो मामले हैं, दिन दहाड़े जिस तरीके से जो लड़ाई झगड़ों के जो मामले हैं, इस तरीके के जो डर का माहौल एक अपराधियों में होना चाहिए था, वो डर का माहौल जो है वो कहीं पर भी नजर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उन्होंने जिस तरीके से भी अपने बयान दिए हैं कि प्रदेश में जो स्थिति है वो काफी लचर स्थिति जो है वो कानून व्यवस्था की जो है वो हो रखी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस पर जो है वो ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही साथ जो सरकार है वो इस ओर जो है वो ज्यादातर ध्यान दे। बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो है उसी की पार्टी है, उसका प्रशासन है, उसी की पुलिस है, इसलिए ध्यान तो देना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।